एनएसवी के रिगार्डिंग इक्विपमेंट बेस्ड सर्वे, मैं सबसे पहले एई का लॉगिन करता हूँ ताकि आपको समझ में पर्टिकुलर सही आएगा। बेसिकली हमारा जो मेन मकसद यही है कि पीआईयू लेवल पे तो जो होता ही होता है, कई बार कुछ रिक्वेस्ट ऐसी आती हैं, कई बार कुछ क्यूरी ऐसी आती हैं जिसमें कंसर्न कॉन्ट्रैक्टर से, डीपीआर से, कभी एई से, कभी एजेंसी से, कभी टोल एजेंसी से कुछ ना कुछ क्यूरी आती रहती है। तो अगर आपको उसके रिगार्डिंग भी थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो आप उनको बता सकते हैं कि ये चीज़ आपके यहाँ से होगी या ये चीज़ हमारे यहाँ से होगी या इसके लिए आपको हेड ऑफिस बात करनी पड़ेगी। सो उसके रिगार्डिंग आपका नॉलेज थोड़ा-सा हम इंक्रीज करवा रहे हैं। तो सबसे पहले मैं लॉगिन कर रहा हूँ एक एई का। ये मैंने आपके सामने एक एई का लॉगिन कर लिया है। इन दिस लॉगिन फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो कंसर्न एई है, उनको अपने प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग एनएसवी का डाटा अपलोड करना होता है। एनएसवी एंड अदर इक्विपमेंट बेस। सो ये फॉर्म आपके सामने, मैंने कंसर्न एई का लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद में एई के पास में ये वाला फॉर्म ओपन होता है, जिसको उसे एनएसवी एंड अदर इक्विपमेंट बेस्ड सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से काम में लेना पड़ता है। कुछ रिपोर्ट्स ऐसी होती हैं जिसे 3 महीने के हिसाब से, कुछ मंथली होती हैं, कुछ ईयरली होती हैं। तो जो-जो रिपोर्ट होती हैं वो मैं आपको एक बार बताता हूँ। सबसे पहले मैं, जैसे मैंने यूपीसी आपके सामने चूज़ किया है। चूज़ करने के बाद में यहाँ पे उनको बताना पड़ेगा ओरिजिनल और या रिवाइज़्ड। यहाँ पे ओरिजिनल कब आता है, रिवाइज़ कब आता है, उसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। यदि मैं एनएसवी का शेड्यूल जो बना रखा है हमने, वो जनवरी से जून और उसके बाद में जुलाई से दिसंबर, 2 उसके फेज़ बना रखे हैं। डेट के हिसाब से जैसे ही मैं सर्वे डेट चूज़ करूँगा, नीचे वाला मेरा वो अपने आप चूज़ हो जाता है कि मेरा कौन-सा उसमें आता है ये। वो मैं आपको दिखाऊँगा अभी। बात ये है कि मैं फर्स्ट टाइम, जैसे मैं जुलाई में डाल रहा हूँ या फिर मैं अगस्त में डाल रहा हूँ, तो मेरे को फर्स्ट टाइम डाल रहा हूँ तो मेरे को ओरिजिनल डालनी पड़ेगी। और यदि वो रेम सेल ने रिजेक्ट कर दी है और मैं दोबारा अपलोड करूँगा तो रिवाइज़्ड का ऑप्शन आएगा और मैं दोबारा से उसको अपलोड करूँगा। सो अगर मेरी फर्स्ट टाइम के लिए कोई एनएसवी रिजेक्ट हो जाती है, तो सेकंड टाइम मुझे अपलोड करनी होगी, तो मैं रिवाइज़्ड करके अपलोड करूँगा। ये एई साइड से ऑप्शन आता है। सेकंड थिंग, अगर वो रिजेक्ट हमारे कंसर्न पीडी सर ने ही कर दिया हो, इन दैट कंडीशन कंसर्न एई के पास में ओरिजिनल का ही ऑप्शन आएगा। ध्यान रखना, यहाँ पे डिफरेंस आपको मालूम होना चाहिए। क्या डिफरेंस? सॉरी। अगर रिजेक्टेड बाय रेम सेल तो रिवाइज का ऑप्शन आएगा और रिजेक्टेड बाय पीआईयू तो ओरिजिनल करके ही उनको अपलोड करनी होगी। नेक्स्ट मैंने डेट ऑफ सर्वे चूज कर लिया। आफ्टर देन फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपोर्ट सबमिशन, इसमें से मुझे चूज करना पड़ेगा भाई डेली वाली कौन कौन सी आती हैं। डेली में मेरे पास ये आती है, करिजवे एंड पेव शोल्डर, हार्ड अर्थ अर्थ शोल्डर साइड सोल्व से, रोड साइड फर्नीचर इंक्लूडिंग रोड साइन, स्ट्रीट लाइटिंग के रिगार्डिंग, ट्रीज एंड प्लेट में रेड्स एरिया, टोल प्लाजा। ये बेसिकली ओंडम के रिगार्डिंग होते हैं सारे के सारे। वीकली क्या करना पड़ेगा, वीकली में भी तो मेरे सामने ये वाली चीज़ें आ रही हैं जिसमें मुझे कैरिजवे एंड पेव्ड शोल्डर, हार्ड अर्थ, स्ट्रीट लाइट एंड टेलीकॉम, ट्रीज एंड प्लांटेशन, टोल प्लाजा, इसके रिगार्डिंग वो करना, अपलोड करनी है रिपोर्ट। अगर मैं एवरी 6 मंथ करता हूँ तो कौन सी रिपोर्ट आएंगी, रफनेस ऑफ पेमेंट, ब्रिजेज, रोड साइंस एंड रोड मार्किंग, ट्रैफिक सैंपलिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग और एनएसवी रिपोर्ट। और यदि मैं ईयरली करता हूं तो ईयरली मेरे पास में आएगी स्ट्रेंथ ऑफ पेमेंट। सो ये अकॉर्डिंग टू टाइमली हमने इसको बाइफरकेट कर रखा है
कि किस मंथ की ड्यूरेशन में, किस 6 महीने में, 2 महीने में, डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, कौन-सी रिपोर्ट एई को कब सबमिट करनी है, उसके रिगार्डिंग डाटा लेक में बाय डिफ़ॉल्ट वो ड्रॉप डाउन में वैल्यू ऑटोमेटिक शो हो जाती है। सो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे एवरी 6 मंथ बिकॉज़ एनएसवी होती है, वो एवरी 6 मंथ के हिसाब से होती है। तो यहाँ पे मैंने एवरी 6 मंथ चूज़ कर लिया। यहाँ पे मैं एनएसवी रिपोर्ट चूज़ करता हूँ। सब टाइप ऑफ डिफेक्ट्स ऑफ डेफिशिएंसी में मैं चूज़ करता हूँ, तो मेरे पास में नेटवर्क सर्वे आ गया। और यदि मैं ट्रा और कुछ करता हूँ और अपने पेमेंट, तो मेरे पास में क्या आता है, लेजर प्रोफाइल मीटर रिपोर्ट, एलपीआर, लेजर प्रोफाइल मीटर। अगर मैं ब्रीच करता हूँ तब क्या आता है, मोबाइल ब्रिज इंस्पेक्शन, एमबीबीयूआई आता है। अगर मैं रोड साइनेज करता हूँ तब क्या आता है, रेक्ट्रो रिफ्लेक्टोमीटर आता है। अगर मैं ट्रैफिक सैंपलिंग करता हूँ तब क्या आता है, एटीसीसी आता है। सो अकॉर्डिंग टू रोड टाइप के हिसाब से उसके सब टाइप आते हैं, ध्यान रखना। कई बार यूजर क्या होता है, यहाँ पे उसको पता नहीं होता है, वो उसको करना होता है सपोज कीजिए एटीसीसी, बट वो यहाँ पे वो चूज और कुछ कर रहा होता है। सो आपको आपको मतलब कंसर्न एई को ये बताना होगा कि आप किस पर्टिकुलर मंथ के हिसाब से क्या रिपोर्ट अपलोड करना चाहते हैं, वो आपको प्रॉपर वैल्यू चूज करनी है। सो मैं आपके सामने यहाँ पे एनएसवी रिपोर्ट चूज कर रहा हूँ। सब टाइप में मैं नेटवर्क सर्वे व्हीकल एनएसवी रिपोर्ट कर रहा हूँ। लेटर नंबर मुझे फिल करना है, एनएस फिल करना है, चेनेज कहाँ से कहाँ है वो फिल करनी है। उसके बाद में नंबर ऑफ लेन है वो मैं चूज कर ली मैंने, 4 लेन। लेंथ कितनी है वो मैं भर दूंगा। और ये मेरे सामने 3 ऐसे फाइल्स आती हैं, कौन कौन सी, एक रफनेस टेम्पलेट, एक रूट डेप्थ, एक आता है विजुअल कंडीशन। ये तीनों को मैं डाउनलोड करूंगा। डाउनलोड रफनेस, तो मैं डाउनलोड क्लिक करके डाउनलोड हो सकती है, यहाँ से डाउनलोड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने क्लिक किया तो ये ऐसे डाउनलोड हो जाएगी। ये आपको पर्टिकुलर, अगर आपको एनएसवी करनी है तो एनएसवी के टेम्पलेट आपको ऊपर मिलेंगे। डाउनलोड प्रोसेस फॉर अपलोडिंग एनएसवी डाटा, डाउनलोड फॉर्मेट फॉर एनएसवी डाटा अपलोड, ये फॉर्मेट आपको यहाँ से डाउनलोड करने हैं। और ये 3 फाइल वो हैं जिनके रिगार्डिंग प्रायोरिटी मेंटेनेंस का मॉड्यूल हमारा इसी से लिंक है। कई बार यूजर ढूंढता रहता है कि सर मुझे प्रायोरिटी मेंटेनेंस में डाटा अपलोड करना है, कैसे करूं कैसे करूं। प्रायोरिटी मेंटेनेंस का कोई सेपरेट मॉड्यूल नहीं है। उसका डाटा जो अपलोड होता है वो डाटा इसी मॉड्यूल की इन 3 फाइल से अपलोड होता है, जो कंसर्न यूजर ए हमारा फिल करता है विथ एनएसवी। इसमें कौन कौन सी फाइल हैं, एक है रफनेस टेम्पलेट के रिगार्डिंग, सेकंड रूट डेप्थ की, और थर्ड है विजुअल कंडीशन। ये 3 फाइल जो होती हैं वो कंसर्न ए डाउनलोड करेगा। और जो डाटा कहाँ से लाएगा, डाटा उसको एनएसवी फाइल में ऑलरेडी एनएसवी वाले जो बनाते हैं उनके पास में डाटा अपलोड होता है, उस फाइल से कॉपी करेंगे और अकॉर्डिंग टू टेम्पलेट के हिसाब से फिल करेंगे। यहाँ पे यूजर कई बार क्या करता है, टेम्पलेट में कोई छेड़खानी कर देते हैं। छेड़खानी से मतलब कई बार उसके कॉलम डिलीट कर देते हैं, कॉलम को रीनेम कर देते हैं, फाइल में नोट बुक 1 बुक 2 बुक 3 वाली फालतू की चीजें ऐड कर देते हैं। सो एई को आपको ये बोलना है कि जब भी आप एनएसवी के रिगार्डिंग डाटा अपलोड करते हो, फर्स्ट ऑफ ऑल कुछ रूल्स आपको फॉलो करने होंगे। वो रूल्स क्या हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको कोई भी कॉलम ऐड नहीं करना है एग्जिस्टिंग एक्सेल फाइल में। सेकंड, जो भी कॉलम ऑलरेडी उसमें दे रखे हैं उनको रीनेम नहीं करना है। थर्ड, कॉलम को मर्ज नहीं करना है। फोर्थ, जो कॉलम हैं उनके अलावा लास्ट में कई बार क्या होता है, फालतू के कॉलम ऐड कर देते हैं, ऐड करके उसमें वैल्यू फिल कर देते हैं, बट वो काउंट नहीं होगा, आपका अपलोड नहीं होगा। सो जो जो टेम्पलेट में आपको कॉलम दे रखे हैं, अकॉर्डिंग टू दैट कॉलम यू शुड, यू से मतलब कंसर्न ए की जो बात कर रहा हूं मैं, उसी के हिसाब से डाटा आपको फिल करना है। ये जैसे ही फिल कर देंगे, उसके बाद में नंबर ऑफ वीडियो, ये प्रोविजन कंसर्न ध्यान रखना, वीडियो में 2 बार, कई बार यूजर कंफ्यूज हो जाता है, सर मैंने वीडियो अपलोड कर दी, वीडियो अपलोड कर दी। जो ड्रोन एजेंसी वाले वीडियो हैं वो अलग वीडियो हैं, और एनएसवी के रिगार्डिंग वीडियो हैं वो डिफरेंट वीडियो हैं। सो आपको मालूम होना चाहिए कि कई बार
पीडी लेवल पे कई बार मीटिंग के अंदर ये ऐसी चीज़ें बोलते हैं, वीडियो ले आओ, वीडियो ले आओ। सो पहले आपको मालूम होना चाहिए कि आप ड्रोन एजेंसी के वीडियो की बात कर रहे हैं या एनएसवी में जो वीडियो अपलोड होते हैं, उनकी बात कर रहे हैं। यहाँ भी जो कंडीशन हमने ड्रोन एजेंसी के रूल में लगा रखी है, सेम रूल यहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है कि नंबर ऑफ वीडियो आपको चूज़ करने हैं, वीडियो की कैपेसिटी लेस देन 1.5 जीबी होनी चाहिए और इसमें ऐड रिमेनिंग का ऑप्शन आता है। जैसे एनएसवी अपलोड कर देंगे, ड्रोन वीडियो आपने 4 डालने हैं, तो एजेंट आपकी जो एनएसवी है वो तो अपलोड हो जाएगी और ड्रोन वीडियो के रिगार्डिंग अगर आपने 2 या 3 जो भी आपने चूज़ किया है, उस हिसाब से फिर ऐड रिमेनिंग का ऑप्शन आपके पास में आ जाएगा। ये देखिए ईयर ऑफ डाटा, इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कैसे आया, ईयर 2004 है और सर्किल 1 आ गया। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे अप्रैल चूज़ कर रखा है और यदि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं जाता हूँ दिसंबर में, ये 28 किया मैंने और इसको मैंने चूज़ कर दिया, तो आपके सामने 23 आ गया, सर्किल 2 आ गया। सो सर्वे डेट के हिसाब से आपका ईयर और सर्किल बाय डिफ़ॉल्ट रीड ओनली मोड में यहाँ पे आ जाता है। कई बार यूज़र कन्फ्यूज़ होता है कि सर मैं डेट तो आज की चूज़ कर रहा हूँ बट उसको सर्किल सेकंड में डालना है, थर्ड में ऐसे नहीं डलेगा। बाय डिफ़ॉल्ट हमने लॉजिक लगा रखा है, जनवरी से जून तक का आपका इस सर्किल में आएगा, जुलाई से दिसंबर का आपका इस सर्किल में आएगा। वो हमने फिक्स कर रखा है। आफ्टर देन इंटरप्रेशन ऑफ रिपोर्ट फाइंडिंग में कुछ भी मिली हो आपको, वो आपको यहाँ पे डालना है। रिमार्क्स कुछ फिल करना है, वो कंसर्न यही यहाँ पे रिमार्क्स फिल कर देगा। सो ये आपके सामने इनपुट फॉर्म है। कौन सा इनपुट फॉर्म है ये? जो कंसर्न एई हमारा एनएसवी जब उसको एवरी 6 मंथ के हिसाब से अपलोड करनी हो, उस कंडीशन में ये इनपुट फॉर्म कंसर्न एई के अकाउंट में जाकर के उनको फिल करना होता है। इसी मॉड्यूल के बेस पे प्रायोरिटी मेंटेनेंस में डाटा फिल होता है। जो 3 फाइल्स मैंने आपको बताई, मेंशन कर रखी है हमने जो यहाँ पे, रफनेस, रू डेप्थ और विजुअल कंडीशन। ये 3 फाइल्स सेपरेटली डाउनलोड करके जब यूजर अपलोड कर देता है, तो अकॉर्डिंग टू पैरामीटर्स के हिसाब से उनका डाटा उस प्रायोरिटी मेंटेनेंस के मॉड्यूल में चला जाता है। अब बात आती है, लॉजिक आता है, वो कौन से पैरामीटर्स हैं, वो मैं आपको बताऊँगा। पहले हम बात कर रहे हैं एनएसवी के रिगार्डिंग। जब हम प्रायोरिटी मेंटेनेंस की बात करेंगे, तब मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? सो राइट नाउ आपके पास में कंसर्न एई ने क्या किया है, एनएसवी यहाँ से जाकर के उसने अपलोड कर दी है। अपलोड करने के बाद में कंसर्न पीआईयू लेवल पे दिखाई देगी वो। पीआई लेवल पे एक चीज़ है कि पीडी लेवल के यहाँ से उसको अप्रूव नहीं किया जा सकता। तो उसको केवल रिजेक्ट करने का ऑप्शन पीडी लेवल पे आता है। पीडी लेवल पे एनएसवी अप्रूव नहीं हो सकती। ओनली पीडी कैन रिजेक्ट द पर्टिकुलर एनएसवी। अगर पीडी सर को लगता है कि भाई एनएसवी जो अपलोड की गई है उसके पैरामीटर्स अकॉर्डिंग टू एनएचए पॉलिसी के हिसाब से नहीं मैच कर रहे, इन दैट कंडीशन उनको रीजन दे करके कंसर्न एनएसवी को वो रिजेक्ट कर सकते हैं। और उनको लगता है कि हाँ जी बिल्कुल सही है, मैंने देख लिया है और पीडी सर ने उसको चेक कर लिया, तो उसके बाद में रिजेक्ट या एक्सेप्ट करने का जो काम होता है वो कंसर्न रेम सेल के पास भी आता है। रेम सेल उसको रिजेक्ट कर सकती है और एक्सेप्ट ओनली, ओनली एक्सेप्ट का बटन केवल रेम सेल के पास आता है। अगर रेम सेल ने रिजेक्ट कर दिया तो कंसर्न पीआईयू के पास में कंसर्न एई के पास में रिवाइज्ड का ऑप्शन आएगा और अगर पीडी सर ने उसको रिजेक्ट किया है तो ओरिजिनल के नाम से उसको भरनी पड़ेगी। कई बार यूजर कंफ्यूज होता है, समझ में नहीं आता है कि सर में पता नहीं चलता है कि रिजेक्ट किसने किया, तो इसका रीजन यही है कि उसमें पता चल जाएगा आपको रिजेक्शन किसने किया। अगर पीडी लेवल पे रिजेक्ट हुई है तो ओरिजिनल करके दोबारा फिल करनी पड़ेगी। अगर रेम सेल ने रिजेक्ट की है तो रिवाइज्ड करके आपको दोबारा से उस एनएसवी को फाइल को अपलोड करना होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान देनी है। एनएसवी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूं। एनएसवी हमारे यहीं पे है, जो एनएसवी रेम सेल बना रखी है, रेम सेल जो एनएसवी को देखता है
उसके कुछ टारगेट दे रखे हैं, वो तीनों NHI, DCL, मोर्थ और रैम NHI तीनों के जो भी हमारा रैम इसका NSV के रिगार्डिंग पर्टिकुलर गाइडलाइंस है, उनको फॉलो करके कंसर्न यूजर जो टीम बना रखी है वो रेम सेल इसको चेक करती है। रेम सेल बेसिकली LRMS, लोकल रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, RIS, रोड इंफॉर्मेशन सिस्टम, PMS, पेमेंट मैनेजमेंट सिस्टम, BIS, ब्रिज इंफॉर्मेशन सिस्टम, TIS। तो जो जो रेम सेल देखती है वो आपके सामने ही है। बेसिकली मैं रेम सेल के बारे में बता रहा था कि NHI हेडक्वार्टर में जो रेम सेल की टीम बैठती है, NSV के रिगार्डिंग सारा टास्क वो ही देखती है। काफी उनको एक पर्टिकुलर SOP बना के दे रखी है, उनका क्या काम है, डाटा लेक में क्या काम है, इस मॉड्यूल में क्या काम है, वो मैंने आपको बताया है कि रेम सेल क्या करेगी। जो NSV फाइल एई ने सबमिट की है, सबमिट करने के बाद में रेम सेल के पास में जैसे ही वो कंसर्न रिक्वेस्ट आती है तो उनको लगता है बिल्कुल सही है तो उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं, वो अप्रूव कर देंगे, तो वो उस मंथ पर्टिकुलर सेशन की एक तरह से NSV एक्सेप्टेबल हो जाएगी। और उनको लगता है कि नहीं, अकॉर्डिंग टू पैरामीटर नहीं है, इन दैट कंडीशन वो रिजेक्ट कर सकते हैं। जैसे वो रिजेक्ट करेंगे, दोबारा से NSV रिवाइज्ड अपलोड करने का कंसर्न एई के पास में ऑप्शन आ जाएगा। सो मैं आपको एक चीज बता रहा हूँ, ये मैंने जो आपको फॉर्म दिखाया था उसी का स्क्रीनशॉट है ये वो फॉर्म है जो कंसर्न फर्स्ट ओपन NSV अपलोड फॉर्म ओपन कौन करेगा, ये एई लेवल पे। यहाँ पे पर्टिकुलर ड्यूरिंग NSV अपलोड डाउनलोड 3 टेम्पलेट, रफनेस, डेप्थ, विजुअल कंडीशन इन NSV अपलोड फॉर्म, फिल देम एंड अपलोड। ये आपके सामने रेम सेल के पास में ये देखिए जो ऑप्शन आता है, ये आता है, ये PIU लेवल पे है फिलहाल, सीन एज इंफॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन बैक टू AEI रिजेक्ट। रेम सेल के पास में जो ऑप्शन आता है वो ये आता है, व्यू स्टेटस देखेंगे, देखने के बाद में उसको एक्सेप्ट करनी है, रिजेक्ट करनी है, या फिर उसको अंडर डाटा रिव्यू करना है। सो रेम सेल जो भी पर्टिकुलर डिसीजन लेंगे वो इस ड्रॉप डाउन लिस्ट के वैल्यू के हिसाब से अपना स्टेटस चेक करेंगे, एक्सेप्ट करनी रिजेक्ट करनी यहाँ से कर देंगे। सो बेसिकली एनएसवी के रिगार्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, NSV जो होगी, एक तो हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट होता है, उसमें जैसे ही हमें CC लेनी होती है उस कंडीशन में फर्स्ट टाइम हमें NSV करानी पड़ेगी, जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट में होती है, और उसमें CC के ड्यूरिंग के टाइम में NSV फिल कराई जाती है। फिर एवरी 6 मंथ के हिसाब से, कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, ओंडम कॉन्ट्रैक्टर जो होता है वो एवरी 6 मंथ जो है वो उसको प्रोविजन दिया जाता है, एई साइड से उसका इनपुट फॉर्म आता है जिसमें NSV के रिगार्डिंग कंसर्न एई होता है, वो NSV अपलोड करेगा। अपलोड करने के बाद में अगर PD सर ने उसको रिजेक्ट कर दिया है तो दोबारा से एई के पास में ओरिजिनल के नाम से ऑप्शन आएगा, वो दोबारा से अपलोड कर देंगे। अगर एई साहब ने उसको एक अपलोड किया है, PD लेवल पे उसको रिजेक्शन नहीं मिला है, वो रेम सेल के पास चली गई है, रेम सेल उसको अप्रूव कर देता है तो उसको एक्सेप्टेबल हो जाएगी। और रेम सेल उस पर्टिकुलर मॉड्यूल के हिसाब से उनको लगता है कि नहीं, इसमें कुछ मिस्टेक्स है, इन दैट कंडीशन अगर रेम सेल उसको रिजेक्ट कर देता है, उस कंडीशन में दोबारा से रिवाइज्ड करके एई को दोबारा फिल करना पड़ेगा।